अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ़ज़ल मस्जिद में आए हैं और 100 साल हो गए हैं। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि 100 साल में बहुत सारी सियासी सूरत हाल मुल्क में चेंज होती रही हैं। उसे 70 साल हुए बने। तो क्या कोई सियासी लोग या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोई इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं कभी 100 साल में? याद हो कायद-ए-आज़म सुना है कि इधर आए थे मोहम्मद अली ना। बाज़ और दूसरी शख्सियात भी आई थी। सर अब्दुल कादर आए थे यहाँ पर इफ्तिताह करने मस्जिद का किया था ना, हुजूर ने कल जिक्र भी किया। जी। अच्छा। और इसके अलावा और भी बाज़ एक दफ़ा मशहूर शख्सियात आप कह सकते हैं। एक दफ़ा शाहिद मसूद भी मेरा ख्याल इधर आए थे, वो जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी, वो लेकिन जो किंग फैसल जो उस वक्त तो प्रिंस था ना, प्रिंस तो साहब। जब इब्तिदा के मौके पे तो वो नहीं आया, लेकिन बाद में वो आया। अच्छा, किंग फैसल भी आए थे। और कायद-ए-आज़म भी सुना आए थे यहाँ पे। उनका क्या वाक़या है, कैसे आए थे? वो तो जो मुझे मालूम है वो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, ईद की नमाज़ के लिए आए थे। अच्छा, ईद की नमाज़ के लिए आए थे। अच्छा, सुना है कि इसी मस्जिद में उन्हें दोबारा इस बात की तरफ तवज्जो कायद-ए-आज़म को तवज्जो दिलाई गई कि एक दफ़ा वो पाकिस्तान के जो लोग थे, जो उलमा थे या जो भी सूरत हाल थी सियासी, उससे तंग आके वो बरतानिया में आ गए थे ना। तो फिर पाकिस्तान तो नहीं था, इंडिया था ना। तो उस फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, आप मुसलमानों के लिए कुछ करें, आप ठीक कर रहे हैं, हम भी आपका साथ देते हैं। क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ था? हज़रत खलीफतुल जो मुझे मालूम है, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त लिखा था और दर्द साहब को कि वो इनको इस बात पे वो कहें कि वो पाकिस्तान वो इंडिया वापस आएँ और आकर मुसलमानों को लीड करें। जी जी। जी, तो ये हमें ये पता है। तो दर्द साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा था, जिसके बाद वो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुझे एक ऐसी हस्ती की तरफ से पैगाम मिला है कि मेरे लिए आप इनकार जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान इंडिया वापस चले गए। इंडिया गए हैं, फिर वहाँ उन्होंने तहरीक मुस्लिम लीग को दोबारा एक्टिवेट करके तो फिर पाकिस्तान बनाया। तो उसकी बुनियाद ये थी, एक दफ़ा वो ख़त्म करके सियासत आ गए थे और उन्होंने छोड़ दी थी, वो बेजार हो गए थे। फिर वो हुजूर का पैगाम मिलने की वजह से दोबारा सियासत में आए। इसका मतलब ये है कि जो जमात अहमदिया के आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं था, वो जो कायद-ए-आज़म को दोबारा रिक्वेस्ट की है। ये हज़रत मुस्लिम ये तो एक बात है। मुस्लिम माओ से ये सारे लोग जितने भी वहाँ के उस वक्त के सियासतदान थे, वो सारे हुजूर से रहनुमाई लेते थे। और बेशक वो सामने नहीं कहते थे, लेकिन उस ज़माने के जो ये लीगी मुस्लिम लीग के जितने भी थे सरबराहान, ये हज़रत साहब से मुस्तकिल रहनुमाई लेते थे। सही। बल उसके बाद जब कश्मीर कमेटी बनी थी, उसका भी सदर पहले सदर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुना था, सबने मिलकर चुना था। तो इस्लाम पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है जमात अहमदिया ने काम किया था, और हुजूर की रहनुमाई सारा वक्त इनके मुस्लिम लीग के साथ थी। और उस वक्त कोई आपकी बात नहीं काटी, वो जितने आजकल क्लेम करते हैं ना, हम बड़े बड़े मौलवी स्कॉलर और ये सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ थे। जो मजलिस अहरार वाले थे ये, और इस वक्त जो जमात इस्लामी, ये सब पाकिस्तान के मौलाना मौदूदी पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ थे। और इनमें से ना पाकिस्तान कहते थे। हाँ जी, बिल्कुल। और कायद-ए-आज़म के मुतालिक मुख्तलिफ ऐसी बातें करते थे। उस वक्त जो है पूरा साथ देने वाली जमात अहमदिया थी, जो मुस्लिम लीग का साथ दिया और पूरा कायद-ए-आज़म का साथ दिया। जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब पहले वज़ीर ख़ारजा बनाए उन्होंने, और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत सारे अहमदी थे, उनकी काबीना में काम करते थे। और फिर आप ये देखें कि जब बाउंड्री कमीशन बनाए तो उस वक्त वो बड़ा नाजुक मरहला था। तो चौधरी साहब किसी और काम में थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने ख़ास तौर पे कहा कि ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान ही इसको हेड करेंगे, जो बाउंड्री कमीशन जिसने फ़ैसला करना था कि हदें कहाँ होंगी इंडिया और पाकिस्तान की। तो उसमें फिर जाके बड़ा चौधरी साहब को बल्कि थोड़ा वक्त था, उनको दिन और रात काम करके तो इस बाउंड्री कमीशन में उन्होंने फिर कायद-ए-आज़म की हिदायत पर सारा काम जो बाउंड्री कमीशन का था वो कायद-ए-आज़म ने किया। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो करारदाद पाकिस्तान है वो कायद-ए-आज़म ने लिखी थी।
صحیح. سوری چوائس افلا وہ تو خیر ابھی باہر آ گیا ہے نا، سارے لوگوں کو ہاں، پتہ ہے ہاں. تو یہ سب کے ہاتھ کی لکھی یہ ہوئی انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ چوائس افلا خان صاحب نے کیا تھا، باؤنڈری کمیشن کا سارا کام. مسجد فضل کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قائد اعظم دوبارہ سیاست میں آئے اور پاکستان کی بنیاد پڑی ہے یہاں سے. بالکل صحیح. اچھا اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم بھی ادھر آئے، اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 4 خلفاء نے ادھر نماز پڑھائی ماشاءاللہ، شاہ فیصل نے اور شاہ فیصل بھی ادھر آئے، اور بہت سارے مشہور شخص وہ ایسے اس طرح آپ وہ بتا رہے تھے، وہ چارلس کا میرا بتا رہے تھے. ہاں سب کچھ ہے، مگر یہ تاریخی مسجد ہے. 100 سال ہو گئے. میں نے سوچا اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں. تو بہت شکریہ تھوڑا صاحب. سا جی بہت شکریہ. آگے جو آج ایگزیبیشن یہاں پہ 3 دن یہاں لگی رہے گی، جی اور وہ جس نے دیکھا وہ بڑے شوق سے دیکھے. اس میں پوری ہسٹری کہ کیسے جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا سفر تھا اس دوران یہاں آ کے کہاں وہ گئے، اور کس طرح سے پھر انہوں نے جو فاؤنڈیشن سٹون یہاں پہ لے ڈاؤن کیا. تو یہاں پہ اس وقت احمدی تو 1-2 تھے، باقی سارے انگریز تھے. ان کے ارد گرد جو اس میں شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے دیکھا اس وقت کافی ساری جماعت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے انگریزوں پر مشتمل تھی اس وقت. ٹھیک. تو اب اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہاں پہ جگہ نہیں ملتی. جہاں صحیح بات ہے، اسی طرح ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. میں نے کہا آپ سے نظمیں تو سنتے رہتے ہیں، چلیں آج کو انٹرویو جماعت کے بارے میں پوچھتے ہیں تھوڑی بہت تفصیل. شکریہ جی، بڑا خوشی کا موقع ہے. اور ہم سب کے لیے جو مسجد فضل کے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہم سب کے لیے ایک پرمسرت دن ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو مزید لوگوں تک پہنچے. بہت سارے لوگ آج وزٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ، جی جو ہمارے ہمسائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے. آمین آمین آمین.